नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे। अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इंग्लिश का, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए हमने जनरल अवेयरनेस का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके, तो वो सारा कुछ इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। जो टॉपिक्स हमने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो सारा कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है विद क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, हमने जो है इसके साथ में एक स्पेशल कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है आपके इंग्लिश और जीके के पूरे कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो करेंगे ही, साथ में आपको पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको हम प्रोवाइड इसमें करेंगे। तो ये जो है आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया एचपीसीएल का, डी ट्रिपल एस बी का, आरएससीबीएचएल का, जिसमें कि इंग्लिश आपके पूछे जाएंगे, तो इन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। और जिसमें जीके आपका है, तो जीके के लिए भी जो है आपका इस सभी एग्जामिनेशन में आपके आने ही वाले हैं, बस एसपीसीएल को छोड़ के। तो इन सभी का एग्जामिनेशन में आप लोग जीके का तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो उसमें जो है आपका ये काम आ जाएगा। तो देखिए ये कोर्स केवल आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है, तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कोर्स को बाई करने के लिए। तो इसके लिए जो है आपको हमारे सरजी क्लासेस का जो एक ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से जाके कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में देखिए हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में देखा था। तो देखिए आज जो कवर करेंगे हम लोग, तो इसमें देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो ये जो है आपका सेशन इसी तरीके से चलता रहेगा। एक में हम लोग ग्रामर का सेक्शन और दूसरे में हम लोग जो है यहाँ पे वोकैब का सेक्शन हम लोग करते चलेंगे। हमने आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग एक सीरियल वाइज में देखते चलना, तो आपको जो है ज़्यादा बेटर में समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो ये जो है लिस्ट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का दिया हुआ है। ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है और इसका मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन इसमें दो तरीके से आता है। एक तो आपका रहता है कि सिंपली आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस दे देगा वहाँ पे, और इसका बताएगा कि इसका मीनिंग क्या हो, मतलब इसका इस इडियम का मीनिंग क्या होती है। और एक आपका सेंटेंस रहता है वहाँ पर, कि सेंटेंस रहेगा और बीच में ही इडियम वहाँ पे आपको दे देगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पे। तो आपको देखिए दोनों तरीके से जो भी है, तो आपको पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लगभग इसका आपका 4 से 5 पार्ट आएगा आपका, तो इसी के बेसिस पे जो है आपको पूरे याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे पहला रैंक एंड फाइल। तो देखिए जो रैंक एंड फाइल आपका है, तो इसका मतलब होता है कि ऑर्डिनरी पीपुल। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ रैंक एंड फाइल, तो रैंक एंड फाइल कोई भी अगर पर्सन रहेगा तो वो क्या होगा, एक ऑर्डिनरी पीपुल होगा, यानी कि उसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, एक ऑर्डिनरी पीपुल होगा, कॉमन मैन हम उसकी बात करते हैं। तो फिर अगला देखिए बाई फिट्स एंड स्टार्ट। तो देखिए बाई फिट्स एंड स्टार्ट इसका मतलब रहता है कि इन शॉर्ट पीरियड्स या नॉट रेगुलरली, यानी कि ऐसा चीज जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए हो और वो जो है रेगुलर ना हो रहा होगा, यानी कि वो जो है एक इरेगुलर इंटरवल पे वो रह रहा हो। जैसे दिया हुआ ना बाई फिर से इन स्टार्ट, तो आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं कि बाई फिर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि दोबारा ये स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है रेगुलरली नहीं हो रहा होगा, ये बार बार रुक के फिर से हो रहा है, रुक के फिर से हो रहा है। तो इस तरीके के आपके हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा कुछ ट्रिक बना के भी याद रखने होंगे इसको। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि अ वी बीट। अब वी बीट देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि अ लिटिल, यानी कि जो बहुत ही छोटा हो उसको बोलते हैं हम लोग अ वी बीट। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कि आउट ऑफ वुड। तो आउट ऑफ वुड देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर दैट इज फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स, यानी कि जो चीज़ डिफिकल्टी और डेंजर से, यानी कि जो खतरे से और जो भी उसमें दिक्कत हो उस सब से वो फ्री हो, उसमें कोई नहीं हो, उससे बाहर निकल गया हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ वुड्स। अब इसको देखिए आप सिंपली याद कर सकते हैं, यहाँ पे आउट ऑफ वुड्स आपका दिया हुआ है। तो वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी हो गया। अब देखिए कोई भी चीज़ है अगर लकड़ी से बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो है बाहर मतलब डेंजर से निकल गया होगा, पहले हो सकता है कि वो फंसा हुआ होगा। तो बस थोड़ा सा देखिए आपको थोड़ा ट्रिक बनाना होगा आपको इसमें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको याद करने में। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि अंडर हिज थंब। तो अंडर हिज थंब का देखिए इसका मतलब रहता है कि अंडर हिज कंट्रोल। अंडर हिज कंट्रोल यानी कि जो किसी के कंट्रोल में रहे उसको बोलते हैं हम लोग अंडर हिज थंब।
तो अंडर हिज थंब आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि जैसे कोई भी पर्सन है किसी के थंब के नीचे रहे, यानी कि उसके अंगूठे के नीचे रहे, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरा उसका कंट्रोल में होगा। तो बस आपको इसी तरीके से रिलेट करते चलना है। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि एट वंस बीट्स इंड। एट वंस बीट्स इंड का इसका देखिए मतलब होता है कि इन अ स्टेट कि वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे पर्सन ये नहीं जान पाता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, तो वो ऐसी स्थिति में आ जाता है। तो उस तरह का बोलते हैं हम लोग एट वंस बीट्स इंड, हम लोग बोलते हैं इसको। तो यहाँ की अब देख सकते हैं, आप मीनिंग समझ सकते हैं यहाँ पे कैट वर्ड्स विड्स इंड, यानी कि जो अपने विड्स इंड के ऊपर आ चुका हो तो वो ऐसा कंडीशन में होगा कि अब उसको समझ में ही नहीं आएगा कि हम कहाँ क्या करें क्या ना करें। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि दैट इज बिटवीन टू डेंजर, यानी कि जो दो खतरों के बीच में हो, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में कि आगे कुआं पीछे खाई, तो ये है इसका मतलब, यानी कि दोनों तरफ ही है, आगे भी बढ़े तो वहां भी खाई है, पीछे भी बढ़े तो वहां भी कुआं है। तो एक तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि जो दो डेंजर के बीच में खड़ा हो। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल इसका मतलब रहता है कि वर्क और स्टडी हार्ड, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करे कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए, तो वो उसके लिए बोलते हैं हम लोग पढ़ता जो मतलब हो, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हो स्टडी करने के लिए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो देखिए इसको कैसे आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखिए मिडनाइट ऑयल का मतलब हो गया कि रात्रि का, रात में जो ऑयल बर्न करता हो। तब कोई भी देखिए कोई भी स्टूडेंट हो, पहले क्या करते थे लोग, पहले ऑयल यानी कि लालटेन जला कर रहते थे, उसमें ऑयल यूज़ करते थे। तो कोई अगर मान लीजिए मिडनाइट में ऑयल बर्न करे, क्योंकि नॉर्मली जो लोग पढ़ते हैं तो वो 12 बजे तक ही पढ़ते हैं, लेकिन मिडनाइट में यानी बीच रात में वो पढ़ते और भी बर्न करे ऑयल को, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा होगा, बहुत ही हार्ड स्टडी कर रहा होगा, तभी तो उसके तो है मिडनाइट में ऑयल बर्न करना पड़ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला है कि कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो देखिए दिया हुआ यहाँ पे कि कॉल अ स्पेड, तो इसका मतलब होता है कि स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। तो इसका मतलब ये हो गया, आप यहाँ पे देखिए कि स्पेड, यानी कि जो स्पेड है तो वो स्पेड ही रहेगा, उसको कोई चीज दूसरा नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपली है कि कोई चीज फ्रैंकली एकदम बोलता हो, डायरेक्टली बोलता, कोई घुमा फिरा के बात नहीं बोलता, भाई जो है तो है, हम क्या जो चीज है तो उसी को वही बोलेंगे। तो इसका मतलब यही हो गया कि कॉल अ स्पेड। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज कीजिए और इसको रिलेट करके बताइए, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। तो कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का इसका देखिए मतलब होता है कि बी हाईली सक्सेसफुल। अब यहाँ पे देखिए सिंपल मीनिंग है कि कम विथ फ्लाइंग कलर, यानी कि जो एक फ्लाइंग कलर के साथ में आए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा होगा अपने मिशन में। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि होपिंग अगेंस्ट होप। तो इसका देखिए मतलब होता है कि विदाउट होप, यानी कि होपिंग अगेंस्ट होप, यानी कि जो वो केवल बस एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि अच्छा होगा और उसी में ही बस वो होप कर रहा है कि बस हमको बस ये इतना ही उम्मीद है, ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बिना कोई होप के ही काम कोई कर रहा होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि हिट द नेल ऑन द हेड। तो हिट द नेल ऑन द हेड इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि डू और से द एग्जैक्ट थिंग, यानी कि कोई चीज़ वो करता हो वही चीज़ जो उसे करना चाहिए, या फिर वो कोई चीज़ कहता हो तो वो चीज़ वही कह रहा है जो उसे कहना चाहिए। तो इसका मतलब यही हो गया यहाँ पे कि हिट द नेल ऑन द हेड। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब रहता है यहाँ पर इसका कि अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, यानी कि किसी भी मैटर में जो है उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एन एक्स टू ग्रीन। फिर अगला देखिए दिया हुआ है टू गेट रीड ऑफ। टू गेट रीड ऑफ का इसका मतलब रहता है कि डिस्पोज ऑफ, यानी कि कोई चीज़ जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दे, उसको दिखा देगा हाँ एक्चुअली में ये क्या है। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ कपला एट डैगर्स ड्रॉन। तो एट डैगर्स ड्रॉन इसका देखिए मतलब रहता है कि बिटरली हॉस्टाइल। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब रहता है कि एक जो होता है ना कि एनमाइटी, यानी कि जो ऐसा दुश्मनी हो किसी को किसी के बीच में, तो वो एक ऐसा सिचुएशन है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब यहाँ पे आपका यही है कि बिटर हॉस्टाइल हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए कि टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का देखिए इसका मतलब रहता है कि टू एक्ट फुलिशली और इनकंसिस्टेंटली। तो इसका देखिए मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कि कोई चीज़ जो एक्ट करता हो एकदम बेवकूफ़ जैसा वो एक्ट करता हो और वो इनकंसिस्टेंटली वो एक्ट करता हो, तो यही इसका मतलब हो गया आपका यहाँ पे टू प्ले डग्स एंड ड्रैग। तो कोई भी अगर कोई डग्स और ड्रैग्स प्ले करेगा तो सिंपल आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि वो जो है फुलिशली तरीके से एकदम एक्ट कर रहा है और इनकंसिस्टेंटली वो कर रहा है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है टू टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स इसका मतलब रहता है यहाँ पर टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन।
अब इसको देखिए आप सिंपली रिलेट कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ टू टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स। अब देखिए बुल क्या होता है, बुल आप जानते हैं कि सांड होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। तो कोई पर्सन अगर मान लीजिए उसको हॉर्न्स को, उसको जो सिंग होती है अगर उसको उससे वो अगर वो सामना करे, उससे वो करे, तो इसका मतलब क्या है कि वो एकदम डायरेक्टली बोल्डली तरीके से उसके साथ प्रॉब्लम को डील कर रहा है, टैकल कर रहा है कि हाँ हम इसको तो हरा ही देंगे। तो इसका रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है, इसका हिंदी मीनिंग नहीं जाना है आपको। इसका जो रिलेशन मतलब जो रहता है मीनिंग जो होता है इडियम्स का, आपको वो याद रखना है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि जो उसे बोल्ड तरीके से टैकल कर रहा होगा उसे, और डायरेक्ट फैशन में, ना कि कोई घुमा फिरा के या फिर कोई शॉर्टकट तरीके से एकदम वो करता होगा हम तो इसे हरा के चाहे कितना ही मजबूत हो। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स का देखिए इसका मतलब रहता है कि रेन हेवली, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बारिश जो होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो इसमें देखिए यहाँ पे जब बारिश होती है तो अब पानी बूंद बरसते हैं यानी पानी गिरती है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि कैट्स एंड डॉग्स। तो देखिए ये एक इडियम है, ये कोई कैट्स एंड डॉग्स नहीं बरसता एक्चुअली में। तो ये इसका मतलब रहता है कि रेन हेवली, यानी बहुत ज़्यादा बारिश जब होती है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है फ्रेज आपका, दैट इज रेन कैट्स एंड डॉग्स। फिर अगला देखिए दिया हुआ कि टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का इसका देखिए मतलब रहता है यहाँ पर कि टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट, यानी कि जो पर्सन ऐसा एफर्ट करे कि जो आज तक उसने किया ही ना, मतलब कोई भी चीज़ को करने के लिए वो एटमोस्ट एफर्ट लगा दे, अपना जितना उससे हो सके वो पूरा का पूरा अपना एफर्ट लगा दे कोई भी चीज़ को करने के लिए, जितना उसके पास क्षमता है उससे भी ज़्यादा वो लगा दे। तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग टू मूव हेवन एंड अर्थ। अब देखिए कोई भी पर्सन है वो अपना एफर्ट कितना लगा सकता है, इस धरती पे ही वो कर सकता है जितना भी एफर्ट, लेकिन वो क्या कर रहा है पूरे हेवन तक भी मूव कर चुका है अपना करने के लिए, सक्सेस करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए। तो इसका मतलब यही ना होगा रिलेशन इसका कि वो जो है अपना पूरा सुप्रीम एफर्ट लगा दिया है उसने। तो आपको यहाँ पे रिलेट करते चलना है और याद करना है इसको कोई भी ट्रिक से। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि नो अवेल। तो नो अवेल का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि विदाउट एनी रिजल्ट, यानी कि कोई चीज़ ऐसा चीज़ जो है जो बिना कोई रिजल्ट के ही आए, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग कि नो अवेल, यानी कुछ मिला ही नहीं उसको। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का इसका देखिए मतलब रहता है यहाँ पर कि एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसे पर्सन को हम एक्यूज कर रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, या फिर उसके ऊपर हम लोग कोई भी चीज़ मान लीजिए कि आरोप लगा रहे हैं हम लोग कि जो वो है ही नहीं, उसने किया ही नहीं हो, कोई रॉन्ग गलत पर्सन को हम कर रहे हैं, जो चीज़ किया हुई नहीं उसने उसको हम उसको दोष देते हैं हम लोग। तो यही सेम सीनरी आपका यहाँ पे है कि बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत ट्री को बार कर रहे हैं, उसको हम बार कर रहे हैं। तो ये एक फ्रेज है एक्चुअली में आपका यहाँ पे कि गलत ट्री को बार करने का मतलब का हो गया कि कोई गलत पर्सन को हम लोग कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ उसने किया ही नहीं है उसको नहीं कह के, बल्कि हम लोग जो चीज़ उसने किया ही नहीं है उसको कहते हैं हम लोग। एक्चुअली में ये एक फ्रेज आपका है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ कि कीप ऑन द वे। कीप वन एट बे। तो कीप वन एट बे का इसका देखिए मतलब होता है कि कीप वन एट अ डिस्टेंस, यानी कि कोई चीज़ को एक डिस्टेंस पे रखे, यानी कि उससे हट के ही रहे या फिर उससे दूर ही रहे एक तरीके से, या फिर उसको अलग ही रखे। तो इसका सेम यही मीनिंग है कि कीप वन एट द बे। तो देखिए बे आपका क्या रहता है, कोई भी किनारा हो गया समुद्र का, तो वो कैसा होता है वहाँ पे बहुत कम ही लोग जाते हैं, एकदम अलग चीज़ रहता है वहाँ पर। तो कोई चीज़ को अगर हम वहाँ पे रख देंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमने उससे किनारा बना लिया, दूरी हमने बना लिया है। फिर उसके बाद देखिए अगला है कि मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ की इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि कॉन्फेस करना, कि स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज़ डन अ रॉन्ग थिंग। तो कोई चीज़ देखिए कन्फेस करना, कन्फेस करने का मतलब हो गया कि कोई चीज़ कह देना कि हाँ एक्चुअली में ये चीज़ हमने किया हुआ है, ये कमिट हमने किया हुआ है। कि कोई चीज़ अगर गलत पर्सन किसी ने किया हुआ है तो उसके बारे में कह देना कि हाँ इसी ने ये चीज़ किया हुआ है। तो यही सिंपली मीनिंग है कि मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि हैव अ कार्ड अपॉन स्लिप। कि हैव अ कार्ड अपॉन स्लिप इसका मतलब रहता है यानी कि हैव अ सेक्रेट प्लान इन रिजर्व, यानी कि कोई चीज़ आपके पास कोई एक सेक्रेट प्लान हो जो कि आपने रिजर्व कर रखा हुआ हो, आप उसको किसी को नहीं बता रहे हैं। तो इसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया जाता है कि हैव अ कार्ड अपॉन स्लीप। अब देखिए स्लीप क्या रहता है आपका, जो आप मान लीजिए शर्ट आप पहनते हैं, जो बाह आपका रहता है जो उसका रहता है, तब उसको जो मोड़ लेते हैं तो उसी को स्लीप बोलते हैं। तो वो आपका क्या होता है, जब उसको स्लीप का आप रख मोड़ते हैं तो वो आपका छुप जाता है कोई भी चीज़। तो कोई भी चीज़ अगर आप मान लीजिए कोई कार्ड आप उसके अंदर में आप छुपा के रखते हैं या रखते हैं वहाँ पे, तो वो क्या रहेगा, आपका सीक्रेट ही रहेगा, कोई देख नहीं पाएगा। तो यहीं पे आपको रिलेट करते चलना है कि हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। तो लाइक ए कॉट ऑन हॉट ब्रिक्स इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज वेरी नर्वस। तो वेरी नर्वस है इसका देखिए मतलब क्या है यहाँ पे कि लाइक ए कॉट ऑन हॉट ब्रिक्स। अब देखिए कोई भी कैट है
जो कि हॉट ब्रिक्स पे वो खड़ी है। तो वो कैसी होगी, वो वहाँ पे क्या हुआ, वो तो नॉर्मली वो रहेगा नहीं, वो तो क्या करेगा, नर्वस ही फील करेगा। कोई भी अगर कैट रहेगी तो वो अगर मान लीजिए हॉट ब्रिक्स पे वो खड़ी है तो वो जनरल सी बात है कि वो नर्वस फील करेगी करेगी, उसको अच्छा लगेगा ही नहीं यहाँ पे। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि वेरी नर्वस है, इसका सिंपल मतलब है। फिर उसके बाद देखिए कैट एंड डॉग लाइफ। तो कैट एंड डॉग लाइफ पे देखिए इसका मतलब होता है कि लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स। अब इसका देखिए मतलब ये हो गया कि एक ऐसा लाइफ कि जो हमेशा ही वो झगड़ाओं से भरा हुआ रहो, यानी कि हमेशा झगड़ा होता ही रहता हो, हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ विवाद होते ही रहते हो। तो इस तरह के लाइफ को बोलते हैं हम लोग की कैट एंड डॉग्स लाइफ। अब इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं, देखिए कैट और डॉग है तो दोनों में अगर मान लीजिए दोनों अगर आपस में रहेंगे तो कैसा रहेगा, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होता है, क्वेरल होता ही रहेगा, एक दूसरे के पीछे वो लगे ही रहेंगे। तो सिंपली आपको बस रिलेट करते चलना है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव, यानी कि एक ऐसा स्टोरी कोई चीज़ बना रहा हो जिस पे कोई विश्वास ही ना कर सके, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होगा कि मेड अप ऑफ स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव, यानी कि ऐसा स्टोरी बना देना कि जिस पे कोई बिलीव ही ना कर सके, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। तो देखिए कोई कॉक और बुल है तो उन दोनों के बीच का कोई अगर स्टोरी बना है तो कैसा होगा, तो वो ऐसा ही स्टोरी होगा कि जो उस पर कोई बिलीव ही ना कर सके। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि क्राई फॉर द मून। तो क्राई फॉर द मून का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, यानी कि ऐसा चीज के बारे में हम आस्क कर रहे हैं कि जो एकदम से इम्पॉसिबल हो, जो चीज हमें पा ही नहीं सकते हैं, उसके लिए जो है हम आस्क कर रहे हैं कि हाँ हमें तो ला के दो। तो सिंपल यहाँ यही है कि क्राई फॉर द मून, यानी कि मून के लिए रोना। तो कोई भी देखिए बोलता है कि नहीं हमें तो मून ही चाहिए, वो रोने लगा उसके मांगते हुए कहते हुए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या उसको मिलना, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपली यही चीज है इसका कि आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। बस आपको यहाँ पे रिलेट करते चलना है और थोड़ा ट्रिक के साथ याद करना है आपको। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि द प्रोज एंड कॉन्स। द प्रोज एंड कॉन्स का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर इन डिटेल, यानी कि कोई भी चीज़ कोई भी मैटर हो तो उसका जो वेरियस जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके, यानी कि वो उसके पॉजिटिव क्या है उसके निगेटिव क्या है, तो ये डिटेल में कोई चीज़ मेंशन की जाती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग द प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि उसका प्रोज क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये सारा चीज़ है इसका रिलेशन आपका। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि बी इन अ टाइट कॉर्नर। तो बी इन अ टाइट कॉर्नर का इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन कि जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, उस स्थिति में कोई आ जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग बी इन अ टाइट कॉर्नर। अब मान लीजिए कोई आप ऐसे कॉर्नर में पा जाते हैं जो थोड़ा सा आपको टाइट आप हो जाते हैं इस तरीके से, यानी कि वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फील होती है, तो यही मीनिंग है इसका यहाँ पे कि बी इन अ टाइट कॉर्नर। तो इसका मतलब हो गया कि बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से आपका आता है एग्जाम में क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस से, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए यहाँ पे। तो देखिए दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑफ फ्रेज और एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको जो है इसमें से करेक्ट फ्रेज और जो आपका दिया हुआ है उसको आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि माई माई फॉर्मर कलीग माई फॉर्मर कलीग इज डैश नाउ बिकॉज ही हैज़ नो जॉब एंड ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब इसमें देखिए आपको क्या फिल करना है कि इन ए स्पोर्ट या इन ए चार्ज इन चेक या फिर इन फेवर। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको मीनिंग पता होगा सभी इडियम्स का दिया हुआ है कि इन ए स्पोर्ट या फिर इन चार्ज इन चेक या इन फेवर, तो तब आप लोग इसको आराम से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इन ए स्पोर्ट आपका है तो इसका देखिए मतलब रहता है कि इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि कोई जो है एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कि इन अ स्पोर्ट। अब यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि कोई जैसे फॉर्मर कलीग है उसका, तो वो जो है एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ चुका होगा क्योंकि उसके पास अब जॉब नहीं है और उसको अपना फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो इस सिनेरियो में क्या आपका करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज इन अ स्पोर्ट। इन स्पोर्ट का मतलब ही होता है कि इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आप जो है याद रखना होगा आपको सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो आप लोग इजिली याद कर सकते हैं। और इंचार्ज का देखिए मतलब रहता है कि कोई चीज़ जो है पर्सन कोई पोस्ट के लिए अपॉइंट होता है, यानी कि वो एज ए काम करता हो तो उसके लिए वर्ड यूज करता है, तो ये तो आपका फिट होगा ही नहीं यहाँ पे। इन चेक का मतलब इन चेक का मतलब रहता है कि कोई पर्सन जो है कोई चीज़ मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो वो उसके छानबीन में वो आ रहा होगा, यानी कि वो जो है उस पे ऊपर कोई नज़र रखी जा रही होगी तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और इन फेवर का मतलब रहता है कि कोई चीज़ जैसे कोई पर्सन हो तो वो कोई किसी का वो फेवर में आ रहा होगा कि हाँ उसको कोई मदद कर रहा हो, यानी कि फेवर कोई दे रहा होगा, तो उस सिनेरियो में इसका यूज करते हैं हम लोग। तो ये तीनों तो कोई यहाँ पे कोई रिलेशन दे ही नहीं रहा, तो बचा आपका इन स्पोर्ट जो कि मतलब होता है कि इन डिफिकल्ट सिचुएशन।
तो आपको इस तरीके से इडियम्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तो आप लोग इजिली फिल कर सकते हैं। फिर अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम और फ्रेज। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन इडियम और फ्रेज दिया हुआ है तो आपको उसका मीनिंग बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हिज अंकल लुक्ड आफ्टर हिम व्हेन ही वाज यंग। अब इसमें देखिए लुक्ड आफ्टर आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपको लुक्ड आफ्टर का मीनिंग बताना है कि क्या होगा, कि व्हेन ही वाज यंग आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए मतलब रहता है लुक्ड आफ्टर का कि टू टेक केयर ऑफ, यानी कि जो कोई किसी का ख्याल रखे, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जो आपका रहता है लुक्ड आफ्टर का। तो यहाँ पे क्या होगा इसका मतलब, दैट इज ऑप्शन 2 आपका होगा, दैट इज टू टेक केयर ऑफ। टू केयर ऑफ इसका मतलब है लुक्ड आफ्टर का। अब यहाँ से मीनिंग निकाल सकते हैं कि हिज अंकल लुक्ड आफ्टर हिम व्हेन ही वाज यंग, यानी कि जब वो यंग था तो उसके अंकल जो है उसका वो टू लुक्ड आफ्टर करते थे। इसका सिंपल मतलब ये है कि उसका ख्याल रखते होंगे, उसका केयर करते होंगे। तो यही सेम सिनेरियो आपका यहाँ पे टू टेक केयर ऑफ, और बाकी ऑप्शन से भी एलिमिनेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्कॉल्डेड है, तो स्कॉल्ड तो वो कर सकते नहीं है। रिजेंबल्ड है और सर्च्ड फॉर रहती है, कोई इसका आपको मीनिंग दे ही नहीं रहा है, यहाँ पर कोई मतलब रिलेशन ही नहीं है। तो आपको एग्जैक्टली देखिए इडियम का मीनिंग पता होना चाहिए कि लुक्ड आफ्टर का मतलब रहता है कि कोई किसी का ख्याल जो रखता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ इसका ऑप्शन 2 आपका होगा। तो आई होप कि जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से एग्जाम में आता है, और आपको यहाँ पे इडियम्स जो भी हैं आपके और फ्रेजेज हैं तो उसको आपको याद रखना होगा। जितना हमने आपको लिस्ट दिया हुआ है पीडीएफ में, तो आप लोग उसको एटलीस्ट जरूर याद करके चले जाना। वो जो है पूरा कंप्लीट हमने उसमें ऐड किया हुआ जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस है, क्योंकि देखिए यही सारे इडियम्स आपके एग्जाम में बार बार घूम फिर के आते रहते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग इतना तो जरूर याद कर लेना, पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है।